हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, ये आप लोगों का ही चैनल है। मैंने इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मूल अधिकार की 2 क्लासें करा दी और तीसरी क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। तीसरी क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारतीय लोगों को कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, मतलब भारतीय लोगों को कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं और विदेशी और भारतीय दोनों को कौन से मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं और समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। इस क्लास के अंतर्गत इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। देखो, भारतीय लोगों को भारतीय लोगों से संबंधित अनुच्छेद, भारतीय लोगों से संबंधित मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, भारतीय लोगों से संबंधित मूल अधिकार के अनुच्छेद कौन से हैं। देखो, मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद है 15, अनुच्छेद है 16, अनुच्छेद है 19, अनुच्छेद है 29 और अनुच्छेद है 30। ये 5 अनुच्छेद जो हैं, इनमें जो मूल अधिकार दे रखे हैं वो केवल मात्र भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। भारतीय विदेशी दोनों को जो प्राप्त है वो कौन से हैं? भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को, विदेशी एवं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं? अनुच्छेद तुम्हारा है 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 28 इसमें आ जाएगा, 29 और 30 उसमें है ही। अनुच्छेद 32, ये अनुच्छेद जो हैं वो भारतीय और विदेशी नागरिकों को दोनों को मिले हुए हैं। मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, इसका कई बार एग्जामों के अंतर्गत टीचर भर्तियों में भी ये क्वेश्चन आया है कि कौन से मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद भारतीयों को प्राप्त हैं और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है वो भारतीय विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मूल अधिकार से संबंधित आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं, पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत आपको याद रखना पड़ेगा कि समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। यानी कि समानता के अधिकार का वर्णन 14 से लेकर के 18 तक दे रखा है और समानता के अधिकार का जो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे वो किस तरह से है, पहले अनुच्छेद 14 को देखेंगे। किसको? अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, ये जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन देश से लिया है। और विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे। और एक इसी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन देश से लिया गया है
विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये यूएसए देश से लिया गया है। संरक्षण किस देश से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये यूएसए से लिया गया है, लिया गया है। ये भी आपको समानता के अधिकार में याद रखना है। तो 14 में, अनुच्छेद 14 में क्या पढ़ा? सभी व्यक्ति कानून की नजर में सभी समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई चाहे अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी जाति का है या किसी धर्म का है, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस व्यक्ति को अपराध के अनुसार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग का व्यक्ति है और उसने अपराध किया है तो उसको कम सजा दें, नीची जाति का कोई व्यक्ति है या अन्य किसी धर्म जाति का व्यक्ति है तो उसको सजा ज्यादा दें। ऐसा व्यवस्था नहीं है। कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी जाति का है या वो किसी धर्म का है, उसको जैसा उसने अपराध किया है उसके अनुसार ही उसको दंड मिलेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 तो ये कहता है, अनुच्छेद 15 धर्म, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर, आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आदि के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं कर सकते? किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी आपको याद रखना है, भेदभाव नहीं कर सकते। ये बात अनुच्छेद 15 कहता है। यानी कि हम किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरियों में समान संरक्षण, एवं सरकारी नौकरियों में समान संरक्षण, सरकारी नौकरियों में समान संरक्षण, में समान संरक्षण। ये अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन यानी कि अर्ध सरकारी और सरकारी नौकरियों में समान संरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाना चाहिए। ये बात अनुच्छेद कौन सा कहता है? 16। यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में सभी को समान संरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। ये भी आपको ध्यान रखना है। वाह शब्द न लगा करके मैं इसमें ऑब्लिक लगाऊंगा, यानी कि इनमें से एक कोई अस्पृश्यता बोले या छुआछूत बोले, उसका अंत अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया। यानी कि समाज में किसी की व्यक्ति के साथ में छुआछूत नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 17 में कहा है। यदि कोई कर रहा है इस तरह का तो उस व्यक्ति के जिसके साथ ये व्यवहार हो रहा है उस व्यक्ति की मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और वो व्यक्ति कहां जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। अगला क्या है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। इसको समझ लो, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? पहले समय में व्यक्ति को उपाधि दी जाती थी, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा जो उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार की उपाधि जो दी गई है
वो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली जो जगह है वो गुजरात के अंतर्गत है। वहां ये आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए गए थे, वहां उनके साथ मांगे उठाने के लिए गए थे। तो उन महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से सामाजिक लोग पहले उपाधि दे दिया करते थे। इससे समाज में क्या होता था? भेदभाव होता था। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने जब संविधान बना तो संविधान सभा के लोगों ने इन उपाधियों का अंत कर दिया और कह दिया कि भाई 2 क्षेत्रों में उपाधि दिए जाएंगे, एक शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि मिलेगी और एक सेना के क्षेत्र में उपाधि मिलेगी। बाकी के किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश से उपाधि लेता है तो उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये था उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में पहली बात क्या कहा? शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर, सेना के क्षेत्र को छोड़कर क्या कर दिया? उपाधियों का अंत कर दिया। उपाधियों का अंत कर दिया। ये बात अनुच्छेद 18 में लिखी हुई है। दूसरी बात, विदेशी उपाधि के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो विदेश की उपाधि मानी जाएगी, अन्यथा नहीं माने। अनुमति लेनी होगी। तो मैंने आपको ये समानता का अधिकार बताया। आप फिर से समझ लो, समानता के अधिकार का वर्णन 14 से लेकर के 18 तक दे रखा है। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। और जो विधि का समान संरक्षण, ये जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरियों में समान संरक्षण हो, यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता और छुआछूत, यानी कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ दें। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति उपाधि धारण कर सकता है और सेना के क्षेत्र में व्यक्ति उपाधि धारण कर सकता है। बाकी के क्षेत्र में किसी में उपाधि नहीं दी जाएगी व्यक्ति को। और विदेश से यदि उपाधि धारण करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस तरह से समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार, अब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या बात होती है। स्वतंत्रता के अधिकार में जो वर्णन दे रखा है वो दे रखा है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। कहां से लेकर के? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णन दे रखा है किसके? स्वतंत्रता के अधिकार का। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में कैसे दे रखा है? देखो, अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 19 फर्स्ट और का ये इस अनुच्छेद, अब देखो अनुच्छेद 19 लिया, अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताऊंगा। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताऊंगा मैं आपको? 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। भैंस गनी से जीव कटेगी। क्या कटेगी? भैंस गनी से जीव कटेगी। ये इसकी ट्रिक्स है, भैंस गनी से जीव कटेगी। इस ट्रिक्स के माध्यम से मैं इसकी 6 स्वतंत्रता पूरा कंप्लीट करूंगा। बात है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने या अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपना स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकता है। बोलने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट का के अंतर्गत बात दे रखी है।
स्वतंत्रता। बा 19 फर्स्ट खा, इसके अंतर्गत क्या दे रखा है देखो, इसके अंतर्गत दे रखा है हथियार रहित आंदोलन करने की स्वतंत्रता। हथियार रहित आंदोलन करने की स्वतंत्रता। हथियार रहित आंदोलन करने की स्वतंत्रता। करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ये बात हा से हो जाएगी कंप्लीट। सा से है संघ बनाने की स्वतंत्रता। फर्स्ट के अंतर्गत ही गा, और इसमें दे रखा है ये संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, सा। लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देश के खिलाफ नहीं, खिलाफ नहीं। सा अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत गा, इसके अंतर्गत क्या है, गा गमन करने की स्वतंत्रता। गमन करने की स्वतंत्रता। गमन करने की स्वतंत्रता का अर्थ हम समझ रहे होंगे, आने जाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के अंतर्गत आ जा सकता है। गा गमन, आना जाना, आना जाना। तुम्हें पता है हर राज्य के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के अंतर्गत आ जा सकता है। भारत के अंतर्गत क्या वीजा बनवाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य के अंतर्गत आ जा सकता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट डा और इसके अंतर्गत दे रखा है गा नी। नी से है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। और निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत है नी। अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत ही अड़ा, यानी हम या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ना करके इसको यो कर लो, का खा गाना दे करके इसको मैं ABCD के क्रम से ही कर देता हूं पूरे को। देखो A B C D E और F, ये इसके उपखंड हो गए। क्या हो गए? उपखंड। निवास की स्वतंत्रता और जीव से है आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर मतलब अपने आजीवन के लिए कुछ भी कर सकता है। आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका की स्वतंत्रता, ये जीव से हो जाएगा कंप्लीट। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखी हैं? वो दे रखी हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसके उपखंड बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? उपखंड। इनके अंतर्गत बातें जी जोड़ रखी हैं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, हथियार रहित आंदोलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के खिलाफ नहीं है होना चाहिए, और गमन आने जाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, आजीविका, आजीविका यानी कि रोजगार के लिए व्यक्ति कुछ भी करे वो उसकी इच्छा के ऊपर है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस तरह से अनुच्छेद 19 को मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 20 समानता के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाता है तो फिर उसको कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? देखो अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों की दिशा में संरक्षण। अपराधों की दिशा में
अपराधों की दिशा में संरक्षण, अपराधों की दिशा में संरक्षण। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपराधी बन ही गया है तो फिर उसको कौन कौन सी स्वतंत्रता मिल सकती है। देखो, जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है, उसी समय के कानून के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। उसी समय के कानून के अनुसार उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी, दी जाएगी। अनुच्छेद, अब दूसरी बात इसमें क्या कही कि एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, एक बार सजा दी जाएगी। ये दूसरी बात हो गई। अनुच्छेद यानी कि इसी 20 के अंतर्गत तीसरी बात क्या कही है, जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया उस समय उसी समय के कानून के से सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी और स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात, तीन बातें हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया उसी समय के कानून के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। पहले क्या कानून था, बाद में क्या कानून बदला, उससे कोई मतलब नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी व्यक्ति को और स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 20 में लिख रखी है। अब मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में क्या है? किसी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते, उसको शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाई जा सकती। वो उसके दैहिक का मतलब शारीरिक स्वतंत्रता। प्राण यानी कि इस व्यक्ति को स्वतंत्र, मतलब किसी व्यक्ति के प्राण लेने का दूसरे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। जैसे मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया किसी ने, तो उस व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल जाता कि वो भी उस व्यक्ति को मारे, क्योंकि उसने तो अपराध किया ही है। यदि वो व्यक्ति भी उस दूसरे व्यक्ति के पक्ष में से मार देगा तो उसने भी अपराध किया है। तो इस तरह की यानी कि प्राण लेने का अधिकार है तो वो है सरकार को। कानून बना करके सजा के अनुसार उस व्यक्ति के प्राण छीन सकती है, अन्यथा किसी को नहीं है। ये बातें हैं। और इसके अंतर्गत विशेष नोट में आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 20 से पहले अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है? जब अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 को जब राष्ट्रपति लगाता है तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। यह अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। ये बात
किस में लिख रखी है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लिख रखी है। वो अनुच्छेद 19 में 19 जो अनुच्छेद 19 है, वो अनुच्छेद 19 कब छीन लिया जाएगा व्यक्ति से? ये मूल अधिकार कब नहीं रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः ही खत्म हो जाएगा, ये व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं कर सकते। दूसरी मोस्ट बात क्या है? पहली तो हो गई ये, और दूसरी मोस्ट बात यह है कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं छीने जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं छीने जा सकते हैं, यानी कि ये व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। अच्छा, अब देखो ये दो महत्वपूर्ण बातों को आप याद रखना, एग्जाम के अंतर्गत विशेष रूप से इनमें से पूछते हैं कि कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार के दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 हो जाता है, और कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं, तो वो है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत और क्या बात दे रखी? देखो, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत दे रखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया है। शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया है। शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। ये अधिकार बनाया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये अधिकार बनाया। 2002 में बनाया। ये मूल अधिकार 2002 में बनाया गया। ये मूल अधिकार कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। और यह लागू कब किया? यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात हो गई अनुच्छेद 21 तक। अब हम आगे करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी की दिशा में संरक्षण। गिरफ्तारी की दिशा में संरक्षण। दशा का मतलब स्थिति। गिरफ्तारी की दिशा में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उसको बचाव के लिए क्या अधिकार है? संरक्षण। इसमें क्या कहता है? 3 बात इसमें भी। नंबर फर्स्ट, बंदी व्यक्ति गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि भैया मेरे को क्यों बंदी बना रहे हो आप? कारण बताओ, मैंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है? आप बताओ तो सही, मैंने कौन से कानून को तोड़ा है? नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 कहता है बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उस बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना होगा। न्यायालय के सामने
न्यायालय के समक्ष या सामने पेश करना होगा, पेश करना होगा। गिरफ्तार मतलब यात्रा का समय नहीं लगेगा, यात्रा का समय नहीं लगेगा। यात्रा का समय नहीं लगेगा। ये बात देखो क्या कह रहा है। अब आपने यात्रा में ही निकाल दिए 3 घंटे और फिर तुम 24 घंटे को संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई 3 घंटे तो वो, तो फिर तो वो 19 ही घंटे, वो 21 ही घंटे रह गए। भाई उस व्यक्ति को बंदी बनाया, वहां जेल में रखा है, तब से 24 घंटा है। यात्रा में जो समय लगा वो समय नहीं, इसमें इसके 24 घंटे के अंतर्गत गिनती की जाएगी। तो ये बात मैंने आपको बताई, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रिय दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मतलब क्लास देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं बहुत से बच्चे, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से हमको एक मोटिवेशन मिलता है। प्रिय दोस्तों, आपके ये समझ में आई हो क्लास, तो अगली क्लास के अंतर्गत मिलते हैं। जय हिंद।